हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और यह है हमारी केवीएस मैदान सीरीज़ की तीसरी वीडियो। तो अभी तक आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाकर आप उन्हें देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है टीचिंग कॉन्सेप्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग का मतलब क्या होता है? क्या टीचिंग का मतलब सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लिख देना या किताब में जो भी लिखा है उसे पढ़ा देना है? बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर स्टूडेंट को अपने तरीके से गाइड करता है ताकि उनके अंदर नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ डेवलप कर सके। टीचिंग का मेन पर्पस होता है स्टूडेंट के अंदर ने परमानेंट चेंज लेकर आना, उनके सोचने, समझने और बिहेव करने के तरीके में पॉजिटिव चेंज लेकर आना। राइट? अब यहाँ पे लिखा है एजुकेशनली शुड बिल्ड द कैपेसिटीज ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, creativity, entrepreneurial and moral leadership among the students। ये बात कही थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। उनका कहने का मतलब था कि टीचर सिर्फ नॉलेज देने वाला नहीं होता, बल्कि वो स्टूडेंट को रोल मॉडल भी होता है, जो उनमें क्रिएटिविटी, सोचने की शक्ति, लीडरशिप और मोरल वैल्यूज़ डेवलप करता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए एज अ रोल मॉडल होता है, तो टीचर को हमेशा ऐसा रहना चाहिए ताकि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें रोल मॉडल समझें। राइट? अब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, अच्छा एक वर्ड आता है यहाँ पर, टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली में होता क्या है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी कैंडिडेट में वो सारी बेसिक क्वालिटीज़ होना जो एक सक्सेसफुल टीचर में होनी चाहिए। राइट? जैसे कि क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, पेशेंस एंड पैशन फॉर टीचिंग। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप में ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए। टीचिंग को अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया है, तो चलिए हम उन्हें पढ़ते हैं पहले। टीचिंग इज़ अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एक पर्पसफुल और प्लान प्रोसेस है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट के लर्निंग को मैनेज करते हैं। टीचिंग इज़ a process of providing opportunities for students to produce relatively permanent change through engagement in experience by providing by the teachers। टीचर स्टूडेंट को ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जिनके थ्रू उनमें परमानेंट लर्निंग होती है, जैसे प्रैक्टिकल, ग्रुप डिस्कशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा। टीचिंग इज स्किलफुल application of knowledge, experience and scientific principle with an objective to set up an environment to facilitate learning। टीचिंग एक आर्ट है और साथ साथ साइंस भी। एक अच्छा टीचर अपने नॉलेज और टीचिंग मेथड्स को इस तरह यूज़ करता है कि स्टूडेंट्स आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। नंबर 4, teaching is planned activity and effective teaching depends on the 2 factors: how clearly the student understand what they are expected to learn, how accurately their learning can be measured। तो स्टूडेंट को कितना क्लियरली समझ आया, उन्हें क्या सीखने को मिला इस लेक्चर के बाद। ठीक है, ये होती इफ़ेक्टिव टीचिंग कि टीचर ने उन्हें जो भी समझाया था वो उन्हें कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया एक चीज़। और हम जब पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो हम चाहते हैं कि बच्चे को क्या समझ आए। राइट? क्या जो चीज़ हम समझाना चाहते थे बच्चा वही समझा? एक और चीज़, ये होती इफ़ेक्टिव टीचिंग के 2 फैक्टर्स। राइट? Teaching is a process in which the learner, teacher and other variables are organized in systematic way to attain some predetermined goals। अब यहाँ पे बोला गया टीचरिंग ऐसा प्रोसेस है टीचिंग जहाँ पे लर्नर्स क्या करते हैं, जहाँ पे लर्नर्स, टीचर्स और बहुत सारे वेरिएबल्स और भी होते हैं, वो ऑर्गेनाइज रहते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, ताकि हम जो गोल है, हमारा गोल क्या है कि बच्चे को जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो उन्हें समझ में आए, वो कुछ नई चीज़ सीखें, अच्छी चीज़ सीखें, नई वैल्यूज़ सीखें। राइट? तो हमारा जो गोल है वो प्रीडिटरमाइंड गोल तक हम पहुंच पाएँ। ठीक है?
Teaching is an activity that influences a child to learn and acquire desired knowledge and skill and also their desired way of living in society. टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर, वैल्यूज़ और नॉलेज को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है। ये उनकी अच्छा इंसान बनाने के लिए तैयार करती है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो मान लीजिए एक टीचर स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा है बिना किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल के। बच्चे बोर हो जाएंगे और उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही टीचर एक स्टोरी, वीडियो या डेमो के थ्रू कोई टॉपिक एक्सप्लेन करे तो स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज होंगे और उनकी लर्निंग परमानेंट हो जाती है। यही होती है रियल कॉन्सेप्ट, ओके, जहाँ पे एंगेजमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो और उसके बाद बच्चों के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आए। अब यहाँ पे है बेसिक टीचिंग मॉडल्स। देयर इज़ नो बेसिक model of teaching that are used well for the situation. Two contrasting models are discussed here. These two models separately or in combination could be used different courses. तो कह रहा है टीचिंग के लिए कोई फिक्स मॉडल सब जगह काम नहीं करता। अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कोर्स, अलग अलग सिचुएशंस, कोर्सेज और लर्नर्स के लिए अलग अलग मेथड इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से एजुकेशन में हमने टीचिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ लेते हैं वो दो मॉडल्स क्या हैं। तो हमारे पास पहला मॉडल है पेडागॉजी मॉडल। तो पेडागॉजी मॉडल क्या होता है? इट इज़ अ कन्वेंशनल अप्रोच। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल द मटेरियल टू बी लर्न एंड द पेस ऑफ लर्निंग वाइल प्रेजेंटिंग द कोर्स ऑफ कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। ये ना बच्चों के लिए टीचिंग स्टाइल पेडागॉजिक ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है। इसमें टीचर सेंटर ऑफ द कंट्रोल होता है और स्टूडेंट डिपेंड होते हैं टीचर पर। टीचर डिसाइड करता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितनी स्पीड से पढ़ाना है। स्टूडेंट का काम होता है बस सुनना, समझना और याद रखना। इस मेथड का पर्पस होता है न्यू नॉलेज या स्किल एक्वायर करना, मोस्टली थ्रू मेमोराइजेशन। तो पेडागॉजी का मतलब होता है द आर्ट एंड द साइंस ऑफ टीचिंग। इसके फीचर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स। अब इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो चाहेगा वो पढ़ाएगा, जब चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे पढ़ाएगा। स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स, क्योंकि वो एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे होते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं उनका टीचर जो भी बोल रहा होता है। कंटेंट इट्स फिक्स एंड गिवन, तो जो कंटेंट है उतना ही पढ़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते। कंटेंट फिक्स रहता है, कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। टीचर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, और यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की लर्निंग की वो टीचर पर डिपेंडेंट होती है। और असेसमेंट कंट्रोल बाय द टीचर, और यहाँ पे जो असेसमेंट होते हैं वो भी टीचर है वो कंट्रोल करता है, राइट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्लास 1 से लेके 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मॉडल जो होगा ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि उनको डायरेक्शन और स्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है, कि उन्हें किस डायरेक्शन में वर्क करना है वो डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी, वो भी बहुत छोटे हैं। तो हम उन्हें जो नॉलेज देंगे टीचर सेंट्रिक होगी, जो मैं चाहूँगी वो पढ़ाऊँगी, जैसे चाहूँगी वैसे पढ़ाऊँगी, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी, ना कि बच्चों के अकॉर्डिंग। ओके, अभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा पेडागॉजी और एंड्रोलॉजी में कि वहाँ पे डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा मॉडल है एंड्रोलॉजिकल मॉडल। अब एंड्रोलॉजिकल मॉडल में क्या होता है? द लर्नर इज मोस्टली सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। द स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट ऑल्सो बाय इंटरप्रिटेटिंग, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एट द सेम टाइम सेटिंग द पेस ऑफ देयर ओन लर्निंग। ओके, ये जस्ट अपोजिट है उसका। ये मॉडल जो होता है ना वो अडल्ट की टीचिंग स्टाइल के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मॉडल होता है ये अडल्ट के लिए डिज़ाइन होता है। इसमें लर्नर्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, यानी स्टूडेंट अपनी लर्निंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। स्टूडेंट सिर्फ सुनते नहीं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, नॉलेज को इंटरप्रिटेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अपने हिसाब से लर्निंग का पेस सेट करते हैं। टीचर का काम होता है फैसिलिटेट करना, गाइड करना, ना कि उन्हें कंट्रोल करना। यहाँ पे फीचर्स जैसे देखें जस्ट अपोजिट ऑफ अबव, यहाँ पे लर्नर सेंटर, जिसे पढ़ना है ये उसके सेंटर्ड होगी। एक्टिव लर्निंग होती है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं
पैसिव लर्नर्स नहीं होते, एक्टिवली उस टॉपिक में पार्ट लेते हैं। डिस्कवरी बेस, यहाँ पे अपने आप से बच्चे क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। नॉलेज इवॉल्व नॉट फिक्स्ड, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं है, इससे बियॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, बुक से, टेक्स्ट बुक से बाहर की भी नॉलेज को यहाँ पे ग्रैप्स करते हैं बच्चे। फिर यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, ना कि डिक्टेटर। हमने ऊपर वाले मॉडल में पढ़ा था जहाँ पे टीचर ना सब कुछ फिक्स करता है अपने बच्चों के लिए, पर यहाँ पर जो टीचर होता है ना, वो बच्चों की हेल्प, अगर उन्होंने कहा मुझे ये पढ़ना है, ठीक है हम ये पढ़ लेते हैं, और वो उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ना कि अपने अकॉर्डिंग। ओके, अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ। यूजीसी नेट एमबीए कॉर्पोरेट ट्रेडर जैसे अडल्ट लर्नर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहा है या एमबीए कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग अडल्ट्स हैं, ठीक है, वो इस मॉडल के लिए बेस्ट रहेंगे क्योंकि उनके पास पहले से थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो अपनी लर्निंग खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, एमबीए पढ़ने वाला बच्चा और यूजीसी नेट पढ़ने वाले बच्चा या जो भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है नेट की, तो वो अपने आप से क्या करता होगा, उसके पास इतनी सेंस होगी ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा और ख़ुद की सेंस होगी समझने की कि मुझे क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ स्टडी लर्निंग खुद डायरेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, पेडागोजी और एंड्रोलॉजी दोनों एक अलग मॉडल है और दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक छोटे बच्चों के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइंस के लिए ज़रूरी होता है, जबकि एडल्ट लर्नर्स को फ्रीडम और डिस्कवरी चाहिए होती, उनके लिए होता है एंड्रोलॉजिकल मॉडल। एक अच्छा टीचर वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से सही मॉडल चूज़ करे। अगर आप भी फ्यूचर टीचर बनना चाहते हो तो दोनों अप्रोच आपकी टीचिंग स्टाइल का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट भी लिखा हुआ है, फ्रॉम से टू, टीचर सेंटर्ड फिक्स डिज़ाइन टू लर्नर सेंटर्ड। अब ये जो फ्रॉम है ना, ये कौन है, पेडागोजी है, और जो टू है वो एंड्रोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता है, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होता है। टीचर डायरेक्ट करती है बच्चों को, यहाँ पे लर्नर अपने आप उसे जिस डायरेक्शन में जाना होता है, अपने डिसीजंस खुद लेता है वो। यहाँ पे टीचर गाइड करती है, यहाँ पे टीचर जो होती है फैसिलिटेटर होती है, फैसिलिटेट करती है, चीज़ों को थोपती नहीं है, वो आपको सिर्फ गाइड करेगी, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर, आपको सलाह देगी कुल मिलाकर। ओके, पैसिव लर्नर, यहाँ पे बच्चे, टीचर बोलती है और बच्चे सिर्फ सुनते हैं, यहाँ पर वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। लर्निंग विद इन द, अभी क्लासरूम के अंदर ही ये पढ़ाई होती है, ये क्या होती है, क्लासरूम के बाहर भी पढ़ाई होती है, मतलब ये वाइड सेंस में है, सिर्फ क्लासरूम के बाहर पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है, ये इससे भी वाइड टर्म है, ठीक है। मतलब सिर्फ चार दीवारों के अंदर की नॉलेज नहीं होती, इट्स इज़ मोर देन दैट। यहाँ पे नॉलेज क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है, यहाँ पे नॉलेज जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं और डिस्कशंस में हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं। यहाँ पे फोकस स्टडी रहती है, डिसिप्लिनरी फोकस रहता है, यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फोकस रहता है। ये डिसिप्लिनरी क्या हो गया, मतलब कि जो बुकिश कंटेंट आपको मिलता है कि मतलब मान लीजिए 10th क्लास में इतने सब्जेक्ट्स हैं तो आपके इतने ही सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हो, पीसीएम लिया, ऐसा नहीं। इस वाले में क्या रहता है, पीसीएम के साथ कुछ और भी ले सकते हो, अदर सब्जेक्ट, ठीक है। मान लो कोई और सब्जेक्ट उठा लिया आपने, इंग्लिश उठा ली, ऐसा वाला होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। लीनियर एक्सपोजर होता है यहाँ पे हम हर जगह पे मल्टीपल डाइवर्जेंस होते हैं, आप कहीं पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, आप एक चीज़ में नहीं लगे रहते। असेसमेंट बहुत छोटा होता है, क्लास टेस्ट टाइप का, यहाँ पे असेसमेंट जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस होता है और थोड़ा लंबा होता है, ओके। अब हम बात करेंगे नेचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीचिंग। तो क्या नेचर होता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स क्या होते हैं टीचिंग के। इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग नीचे ही पढ़ने वाले हैं। एक होता है MLT, एक होता है ULT, एक होता है RLT। तो वो तीनों मेथड्स पढ़ने वाले हैं अभी नीचे। इट टेक प्लेस इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तो इनका जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी डायनामिक होता है। क्लोजली रिलेटेड टू द एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। यस, किसे हमारे एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग से ही रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ये आर्ट और साइंस दोनों होता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ये क्या होता है, इट टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। सोशल सर्विस होती है ये, यस बिल्कुल होती है। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल, यहाँ पे जो स्टडी आर होते हैं वो क्या होते हैं, लेंदी होते हैं।
हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी बिल्कुल होती है। कॉन्टीन्यूस पर्पज है, बिल्कुल पढ़ाई कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग एक प्रोफेशन है, बिल्कुल एक प्रोफेशन है। ओके तो ये बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको पता होनी चाहिए। अब मेन क्वेश्चन जो आता है ना वो डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग से आता है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग पहले पढ़ते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, टीचिंग टेक प्लेस एट 3 लेवल्स। जाहिर सी बात है, मैंने आपको भी ऊपर ही बताया था कि 3 लेवल्स में ये होती है। अब टीचिंग कोई एक सिंपल एक्टिविटी नहीं होती, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जिसमें टीचर स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग स्किल सिखाता है। और ये 3 लेवल पे काम करता है। एक होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो हम शुरुआत करेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से, क्योंकि सबसे पहले वही लिखा हुआ है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे वो हर्बर्ट थे। ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होती है। इट इंक्लूड्स अ हैबिट ऑफ रोट मेमोराइजेशन एंड फैक्ट एंड बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स. It enables the learner to retain and also to reproduce the learned material whenever required. The evaluation system mainly includes oral, written, and essay type exam. Good memory includes repeatedly in learning, stability of retention, rapidity of recalling, and ability to bring only desirable content to the conscious level. तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है? कुल मिला के मैं बोलूँ तो इसे कह सकते हैं रट्टा लगाना, कोई चीज़ रट लेना। ठीक है, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट थे मैंने आपको बताया वो हर्बर्ट थे। तो टीचिंग का सबसे बेसिक लेवल से अगर हम शुरू करते हैं तो बच्चों को चीज़ें रटाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, राइट। पहले नाम क्या है वो ये रटते हैं, फिर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आपने देखी होंगी, वो रटते हैं, नाम रट रहा अपना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, या फिर कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड, वो सिर्फ रटते हैं, वो समझते नहीं हैं, उनका काम है सिर्फ रटना। इसमें सिर्फ स्टूडेंट क्या करता है? याद करता है फैक्ट्स को, डेट्स को, फार्मूलाज को, राइट। इसको हम कहते हैं रोट लर्निंग यानी रट्टा मारना। इस स्टेज में स्टूडेंट सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद रखता है और ज़रूरत पड़ने पे रिप्रोड्यूस कर सकता है, या फिर जब ज़रूरत पड़े आपको तो वो आपको बता सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड है, जैसे कि क्वेश्चन दिया, आंसर बता दिया तुरंत ही। मैंने कुछ पूछा, बच्चे ने तुरंत आंसर बता दिया, अच्छा इसका मतलब ये था। मैंने पूछा व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसने डेफिनेशन बता दी कंप्यूटर की। ठीक है, ये क्या हो गया? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। इसका इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? मान लो हम ओरल टेस्ट ले रहे हैं, रिटन एग्जाम ले रहे हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसके थ्रू हम इनका इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। इस लेवल पे फास्ट मेमोराइजेशन, रिटेंशन और रिकॉलिंग डेवलपमेंट होता है। मतलब बच्चा क्या करता है, जल्दी क्या करता है, मेमोराइज कर पाता है और चीज़ों को रिटेन कर पाता है अपने पास। ओके, एग्जाम्पल एक मैं लूँ तो क्लास 4 का एक स्टूडेंट है, मान लो इंडिया के 20 राज्यों के नाम याद करने हैं उसको, स्टेट्स के नाम याद करने हैं। अब बिना कॉन्टेक्स्ट या लॉजिक के बस याद करना है, तो क्या करे, सीधे वो सारे स्टेट्स के नाम याद करके रख डालेगा। ठीक है, वो उसके पीछे का कुछ नहीं जानना चाहेगा, वो कुछ भी, बस वो स्टेट्स बोली है याद करने को मैम ने, तो उसने जैसी एज इट इज़ लिखी थी उसने रट डाली। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड लेवल पर। सेकेंड लेवल क्या है? ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसे क्या बोलते हैं? इसे ULT भी कहते हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट है मॉरिसन। ठीक है, इट इज़ अ मेमोरी प्लस इनसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स, इट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। इट मेक पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. It provides more and more opportunities for the students to develop intellectual behavior. It provides active role for both the pupil and the teachers for the assimilation of fact. The evaluation system mainly includes both essay and objective type questions. तो ULT समझाने का लेवल है। इसके मेन प्रोपोनेंट मॉरिस थे। ये लेवल ऑफ मेमोरी क्या होती है? मेमोरी प्लस इनसाइट। यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ याद नहीं रखता बल्कि समझता है कि जो चीज़ें वो पढ़ रहा है उसका क्या लॉजिक है या क्या प्रिंसिपल पे वो काम कर रहा है। यहाँ पे क्या फोकस होता है? फोकस होता है सब्जेक्ट्स मास्टरी पर, मतलब जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उस पर मास्टरी हो जाए हासिल, मतलब हमें उसे पूरी तरह से अच्छे से वो आने लगे। स्टूडेंट्स को रूल्स, थ्योरीज, जनरलाइजेशन समझने को मिलता है यहाँ पर।
टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इवैल्यूएशन में ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यूज़ होता है। इस लेवल पर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है। ठीक है, मतलब अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस लेवल पर इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होता है, तो वो होता है हमारा ULT। ओके, अब एक एग्जाम्पल लूँ तो मान लो क्लास 10 का एक स्टूडेंट है जो न्यूटन्स लॉ पढ़ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम ये भी बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ की थ्योरी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको मैं समझाने की कोशिश करेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर रियल लाइफ में उसे कैसे यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसके रियल लाइफ से उसको जोड़ कर पढ़ाएंगे ताकि वो बेटर समझे, राइट। अब हमारी बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। हंट इसके मेन प्रोपोनेंट थे, राइट। It is the highest level of teaching and includes both ULT and MLT. It is a problem-centric approach of teaching. The students are assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem. अब देखो, जैसे कि ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ये सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने का लेवल है। ये हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। इसमें MLT और ULT दोनों इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ टीचिंग होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक, यानी स्टूडेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसी लॉजिक, रीजनिंग या इमेजिनेशन के बेसिस पे। लर्नर को सिर्फ थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव स्किल डेवलप करना होता है। स्टूडेंट रिसर्च अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है ओपन और इंडिपेंडेंट। टीचर क्या होता है यहाँ पर, वो फैसिलिटेटर होता है और स्टूडेंट क्या होता है, लीडर होता है। यहाँ पर जो इवैल्यूएशन होती है वो ऐसे टेस्ट के साथ बच्चे में क्या एटीट्यूड, बिलीव, हर एक चीज़ को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। मान के चलो एग्जाम्पल मैं लूँ तो UGC नेट का एक स्टूडेंट एक केस स्टडी सॉल्व कर रहा है जिसमें उसको एजुकेशनल प्रॉब्लम का इनोवेशन सोल्यूशन देना है। तो क्या करेगा, अपने बेस्ट लेवल पे जाएगा, वो रिफ्लेक्टिव लेवल भी यूज़ करेगा और उसके साथ साथ वो कौन सा लेवल यूज़ करेगा, यहाँ पर मेमोरी बेस्ड लेवल है वो भी यूज़ करेगा। तो मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तो वो यूज़ करेगा ही करेगा। ओके, तो हर सब चीज़ों का इस्तेमाल वो करेगा क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी है, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं डायनेमिक एनवायरनमेंट की। टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन विच इज वेरी डायनेमिक इन नेचर. Teaching changes according to time and place. Its environment consists of interaction among three variables, namely independent, dependent and intervening variable. अच्छा, तो यहाँ पर टीचिंग जो है ना, टीचिंग जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है, वो स्टैटिक नहीं होती, वो डायनेमिक होती है। टाइम के साथ, प्लेस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, वो सबके साथ क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो टीचिंग एनवायरनमेंट के 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट और एक है इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो वेरिएबल, जो चीज़ टीचर क्या करता है वो चेंज कर सकता है। डिपेंडेंट, स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड करता है लर्निंग के लिए, ये हो गया डिपेंडेंट। इंटरवीनिंग, मैथड्स, टूल्स, मोटिवेशन, जैसे टीचिंग मैथड्स, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी, मोटिवेशनल टूल, ये सब टीचिंग लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो 3 चीज़ें क्या मैंने समझी कि इंडिपेंडेंट क्या है, टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। डिपेंडेंट कौन है? वो बच्चा जो जो टीचर के इन्फ्लुएंस में आने से अपने बिहेवियर में चेंज ला सकता है। इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है जो क्या करते हैं, बच्चों में, स्टूडेंट्स में चेंज लाने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, In case we want to look a teacher, learner, curriculum, physical condition, the following scenarios emerge stating from bipolar to the quadrilateral. अब यहाँ पे लिखा है it is a bipolar process. तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक होता है टीचर और एक होता है लर्नर। तो यहाँ पे जहाँ पे 2 लोग हैं तो इसे बाइपोलर प्रोसेस बोलेंगे, जहाँ पे टीचर लर्नर को कुछ बता रहा है और लर्नर इन रिटर्न टीचर को
जवाब दे रहा है उनके क्वेश्चंस का। ओके, अब ये है ट्राइपोलर प्रोसेस। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। कौन कौन? लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तीन चीज़ें ऐड हैं। कौन कौन? एक तो बच्चा, एक टीचर, और तीसरा क्या है? करिकुलम, जहाँ ये सब तीनों लोग एक दूसरे से क्या है? लिंक्ड है। इसे हम ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। यहाँ पे चार चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं चार चीज़ें? यहाँ पे होता है टीचर, फिजिकल क्लाइमेट, करिकुलम और लर्नर। क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। टीचिंग का ऐसा प्रोसेस है जो डायरेक्टली लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। जब तक स्टूडेंट ने कुछ सीखा ही नहीं तब तक टीचिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती। इसलिए हम कहते हैं नथिंग इज टॉट अनलेस इट इज़ लर्न। टीचिंग एजुकेशन का कोर पार्ट है। एजुकेशन का मकसद होता है ओवरऑल डेवलपमेंट और टीचिंग उस डेवलपमेंट का टूल होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की। बेटा इसे आप खुद ही रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। टीचिंग सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इसमें टीचर को प्लानिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि स्टूडेंट किस लेवल पर है, समझना पड़ता है कि स्टूडेंट किस लेवल पर है और उसके हिसाब से अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। टीचर को एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहां स्टूडेंट्स एक्टिवली सीख सकें। मान लीजिए जैसे अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती है? बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती है। एक ही कॉन्सेप्ट को सबको अलग लेवल पे समझाना पड़ता है। यही इंटेलेक्चुअल स्किल टीचर को अलग बनाता है। राइट? मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट है टीचिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो टीचिंग क्या है? साइंस भी है और उसके साथ साथ ये आर्ट भी है। टीचिंग में टीचिंग में डेफिनेट टर्म्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड होती हैं। टीचिंग मेथड रिसर्च से डेवलप की जाती हैं, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेसन प्लानिंग, फीडबैक सिस्टम। हर क्लास अलग होती है, हर स्टूडेंट यूनिक होता है। टीचर को क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ता है। मान लो बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए बॉन्डिंग बनाना। सो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो साइंटिफिक भी है और क्रिएटिव भी। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टीचिंग एक सेल्फ ऑर्गेनाइज प्रोफेशन है। इसका मतलब होता है टीचर्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो नए टेक्निक्स सीखते हैं, नए टूल्स अडॉप्ट करते हैं, वो सोसाइटी को एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को अपडेट करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, यानी नेचुरल और कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट। राइट? टीचिंग एज अ सोशल सर्विस। टीचिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सेवा है, एक सोशल सर्विस है। एजुकेशन सोसाइटी की फाउंडेशन है। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं तभी समाज में बदलाव लाते हैं। उनमें अवेयरनेस होती है, वह अपने राइट्स समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से कतराते नहीं हैं। एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो नेशन को क्या कर सकता है? ट्रांसफॉर्म कर सकता है। राइट? हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये भी आप प्लीज़ रीड कर लेना बेटा। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी क्या कहती है? टीचिंग प्रोफेशंस में एक हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है। करिकुलम डेवलप करना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, टीचिंग मेथड क्या चूज़ करने हैं, लेक्चर ग्रुप में देना है या डिस्कशन करना है, इंटेलेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? इसके अंदर आती हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना, किस टॉपिक पर क्या चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, क्या चीज़ होमवर्क देनी है, ये सब कुछ आता है टीचर्स की ऑटोनॉमी पर। टीचर्स एड्स और मीडिया सेलेक्ट करने में, प्रोजेक्ट यूज़ करने में, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग में। इवैल्यूएशन मेथड अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, टेस्ट लेना है, क्विज देना है या असाइनमेंट देना है। करिकुलम एक्टिविटी प्लान करना, कंपटीशन, फील्ड ट्रिप्स या वर्कशॉप एक्सेट्रा। अब बात करते हैं टीचिंग एज अ प्रोफेशन।
टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन दैट मेक्स अदर प्रोफेशन पॉसिबल। यस, अगर मैं इन शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? टीचिंग एज ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे प्रोफेशंस को पॉसिबल करता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने एक टॉपिक मिस किया है। यस, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है टीचिंग से। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है? अच्छा, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है? इंस्ट्रक्शन का मतलब है कंटेंट को डिलीवर करना, जैसे एक टीचर बोर्ड पर लिखता है और बताता है, ये इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं हम। लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, उन्हें समझाए, डाउट क्लियर करे, तब वो टीचिंग होती है। टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग का फोकस होता है किसी स्पेसिफिक स्किल या जॉब रिलेटेड टास्क को सिखाना, जैसे कंप्यूटर में काम कैसे करते हैं, ड्राइविंग कैसे करते हैं, मशीन कैसे चलाते हैं। लेकिन टीचिंग का एम होता है नॉलेज देना, सोचने की एबिलिटी बढ़ाना, यानी माइंड को इनरिच करना। ओके, अब आता है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है, तो एक बार इसे ज़रूर रीड करना। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है किसी बिलीव या आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्गली इम्प्रेस करना, बिना क्वेश्चन रेज किए उसे एक्सेप्ट करवाना। हर इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग से होता है, लेकिन हर टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन नहीं होती। टीचिंग में स्टूडेंट को सोचना, समझना और क्वेश्चन करने की फ्रीडम होती है, राइट? तो इसे एक बार ज़रूर रीड करिएगा। तो लर्नर्स, ये थी हमारी तीसरी वीडियो फ्रॉम द सीरीज़ KVS मदान टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर 1 से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। और इसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।